कक्षा 9th बी के बच्चे ध्यान दें। आज हम लोग नागरिक शास्त्र में पाठ 2 लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों। लोकतंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछले पाठ में बच्चों हम लोगों ने पिनोसे के शासन से पहले और बाद के चिले के बारे में अध्ययन किए। कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था समाप्त होने के बाद के पोलैंड के बारे में देखे। एनक्रूमा की सरकार के शुरुआती दौर और घना के बारे में हम लोग अध्ययन किए कि उसमें क्या क्या अंतर हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र क्यों और क्या। तो हम लोग लोकतंत्र की परिभाषा जानते हैं बच्चों कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जो है लोग करते हैं। और यह परिभाषा बहुत स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में अंतर कर देती है। म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव लोगों ने नहीं किया है। जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे देश के शासक बन गए। शासक के फैसलों में लोगों की कोई भागीदारी नहीं है। पिनोसे जैसे तमसाओं का चुनाव लोग नहीं करते। यही बात जो है राजशाहियों पर भी लागू होती है। नेपाल के राजा और सऊदी अरब के शाह लोगों द्वारा शासक नहीं चुने गए, शासक नहीं चुने हैं, बल्कि राज परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने यह हक जो है जन्मजात पाया है। लेकिन यह सरल परिभाषा पूर्ण या पर्याप्त नहीं है। इसमें हमें यह समझ में नहीं आता कि लोकतंत्र का मतलब लोगों का शासन है। पर इस परिभाषा का प्रयोग यदि हमने बिना सोचे समझे किया तो फिर उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक कहना पड़ेगा जो चुनाव करवाती हैं और फिर हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी लोकतंत्र वाली सरकारों के बीच सावधानी पूर्वक फर्क करना होगा। यह काम हम तभी कर पाएंगे जब हम इस परिभाषा के एक एक शब्द को सावधानी से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, समझेंगे और लोकतांत्रिक सरकार की विशेषताओं को जानेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं कि लोकतंत्र की क्या विशेषताएं हैं। तो हमें इस जो छोटी परिभाषा है, सरल परिभाषा है, परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। इसमें अनेक सवाल उठ खड़े होते हैं, तरह तरह के प्रश्न उठते हैं। इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है? किसी सरकार को लोकतांत्रिक कहे जाने के लिए उनके निम्न अधिकारियों का चुना हुआ होना आवश्यक है। लोकतंत्र में वे कौन से फैसले हैं जो बिना चुने हुए अधिकारी भी ले सकते हैं? दूसरी बात यह है कि किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं, कैसे चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं, किसी चुनाव को लोकतांत्रिक कहने के लिए किन शर्तों का पूरा किया जाना जरूरी होता है। अगली बात यह है कि कौन लोग शासकों का चुनाव कर सकते हैं या खुद के शासक चुन सकते हैं। क्या इसमें प्रत्येक नागरिक या बराबरी की हैसियत से भाग लेना जरूरी है? चौथा सवाल यह है कि सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे। तो आइए कुछ उदाहरणों के साथ इन सब पर हम लोग अध्ययन करें। तो प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ, जो प्रमुख फैसले होते हैं वो निर्वाचित नेताओं के हाथ।
पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान में बच्चों जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे, उन्होंने अक्टूबर 1999 ईस्वी में सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। इस सन में तो 1999 में उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को हटा दिया, उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित किया, तानाशाह बन गया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित कर लिया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए वो बढ़वा लिया। तो पाकिस्तानी मीडिया, मानवाधिकार संगठनों और लोकतंत्र के लिए काम करने वालों ने आरोप लगाया कि जनमत संग्रह एक धोखाधड़ी है। जनमत संग्रह जो है एक धोखाधड़ी है और इसमें बड़े पैमाने पर तरह तरह की गड़बड़ियां जो हैं उत्पन्न होती हैं। अगस्त 2002 ईस्वी में उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस आर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबली को भंग कर सकता है। मंत्रिपरिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके ज्यादातर सदस्य फौजी अधिकारी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। तो इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए या चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च सत्ता सेना के अधिकारियों और जनरल मुशर्रफ के पास ही थी। तो इसमें हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की पहली विशेषता पर पहुंचते हैं कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों हम लोकतंत्र में देखते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होता है। तो चलते हैं हम चीन के बारे में। तो चीन की संसद को क्वांगवो और रेममिन दाइबियाओ दाहुई यानी राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। प्रश्न है बच्चों 1 नंबर का कि चीन की संसद को क्या कहते हैं? तो चीन की संसद को क्वांगवो रेममिन दाइबियाओ दाहुई यानी राष्ट्रीय जन संसद कहते हैं। ये अतिलक प्रश्न है। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का पूर्ण अधिकार होता है। इसमें पूरे चीन से करीब 300 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी कराती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से राय लेनी होती है, मंजूरी लेनी होती है। 2002-3 में हुए चुनाव में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबद्ध कुछ छोटी पार्टियों के सदस्य को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है, हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है। तो 1930 में आजाद होने के बाद से मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन 2000 तक हर चुनाव में PRI, याद रखना बच्चों, PRI इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी नाम की एक पार्टी को ही हमेशा जीत मिलती थी। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा लेते थे पर कभी भी उन्हें जीत हासिल नहीं हुई। चुनाव में तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI प्रसिद्ध थी।
तो इस प्रकार हम लोकतंत्र की अपनी समझ में एक अन्य विशेषता या गुण को जोड़ सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए सिर्फ चुनाव कराना ही पर्याप्त नहीं होता। चुनाव में एक से ज़्यादा असली राजनीतिक विकल्पों के बीच चुनने की स्थिति नहीं होती और स्थिति होनी भी चाहिए। लोगों के पास यह विकल्प रहना चाहिए कि वे चाहे तो शासक दल को गद्दी से उतार दे। इस प्रकार लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर प्राप्त हो। उसके बाद अब देखेंगे बच्चों कि एक व्यक्ति एक वोट का मूल होता है। तो पिछले पाठ में हम लोग पढ़े हैं कि किस तरह लोकतंत्र के लिए होने वाला संघर्ष सार्वभौम वयस्क मताधिकार के साथ जुड़ा था। अब इस सिद्धांत को लगभग पूरी दुनिया ने मान लिया है, पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी इसमें कम नहीं है। 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में बहुत कठिनाई होती है। फिजी की चुनाव प्रणाली में वहाँ के मूल वासियों को वोट का मतलब भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से अधिक है। तो लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है। तो इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जान लेते हैं कि लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। तो ये तीसरी विशेषता है। अब आगे चलते हैं, कानून का राज और अधिकारियों का आदर। तो जो जिम्बाब्वे देश है, जिम्बाब्वे को 1980 में अल्पसंख्यक गोरों के शासन से मुक्ति मिली। उसके बाद देश पर जान पीएफ दल का राज है। याद रखना, जिम्बाब्वे में किस पार्टी का? जान पीएफ दल का राज है, शासन है, जिसने देश की स्वतंत्रता संघर्ष की अगुवाई की थी और इसके नेता रॉबर्ट मुगाबे आजादी के बाद से ही शासन कर रहे थे। पीएफ दल के नेता कौन थे? तो रॉबर्ट मुगाबे। अतिलक प्रश्न का उत्तर है, चुनाव नियमित रूप से होते थे और सदा जान पीएफ दल की ही विजय होती थी। राष्ट्रपति मुगाबे कम लोकप्रिय नहीं थे, लेकिन वे चुनाव में गलत तरीके भी अपनाते थे। आजादी के बाद से उनकी सरकार ने कई बार संविधान में बदलाव करके राष्ट्रपति के अधिकारों में वृद्धि की थी और उसकी जवाबदेही को कम किया था। विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को परेशान किया जाता था और उनकी सभाओं में तरह तरह के धंधे गड़बड़ियां की जाती थी। सरकार विरोधी प्रदर्शनों और आंदोलनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। तो जिम्बाब्वे का उदाहरण बताता है कि शासकों के लिए बार बार जनादेश पाना लोकतंत्र की एक जरूरत है, पर इतना ही पर्याप्त नहीं है। लोकप्रिय नेता भी अलोकतांत्रिक हो सकते हैं। अगर हम लोकतंत्र को देखना चाहते हैं, परखना चाहते हैं, तो चुनाव पर नजर डालना जो है जरूरी है, पर उतना ही जरूरी है कि चुनाव के पहले और बाद की स्थितियों पर भी नजर डाल ली जाए कि चुनाव के पहले सत्ता पक्ष के विरोधी समूहों के कामकाज समय सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों के लिए मुख्य गुंजाइश रहनी चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि सरकार नागरिकों के
कुछ बुनियादी अधिकारों का सम्मान करे, आदर करे, उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अब जितना पढ़े हैं उन बिंदुओं का हम सारांश रूप में देखें तो देखते हैं कि हमने लोकतंत्र की इस सरल की परिभाषा से शुरू की थी कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जो है जनता करती है, लोग करते हैं। तो हमने देखा कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट न हो जाए तो यह परिभाषा जो है सही नहीं है। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की 4 विशेषताओं के बारे में समझा, परखा, देखा। इनका सब लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले कर सकते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे तो मौजूद शासकों को बदल सकते हैं। अब हम लोकतंत्र के खिलाफ तर्क भी दे सकते हैं। कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इसमें अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है कि अनैतिकता की कोई जगह नहीं होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर एक फैसले में समय लगता है, देरी होती है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले भी होते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें बहुत अधिक भ्रष्टाचार भी होता है और सामान्य लोगों को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज अच्छी है, क्या या बुरी है। इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए। तो बच्चों आज इतना ही रहने देता हूं। अगले दिन हम लोग फिर लोकतंत्र के बारे में पढ़े कि लोकतंत्र, आज पढ़े कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की कुछ विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़े। लोकतंत्र के खिलाफ कुछ हम लोगों ने तर्क देखा, अवगुण देखे। अब अगले दिन हम लोग लोकतंत्र के पक्ष में हम लोग बात करेंगे। ये तो विपक्ष में था, पक्ष में देखेंगे। तो आप लोग किताब निकालकर इसमें से छोटे छोटे प्रश्नों को अध्ययन कीजिए।